नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। और इस स्टॉक में मुझे ऐसा लगता है कि लगभग अगर आप देखेंगे लगभग 4-5 महीनों के बाद, जी हाँ, 4 से 5 महीनों के बाद वापस से इस स्टॉक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। और इसके ऊपर वीडियो बनाने के बहुत सारे कारण हैं। पहला, निवेशक जिसमें यहाँ एक लगातार एक कंसोलिडेशन का फेज गुजर रहा है, ये इसके ऊपर चर्चा करनी है। Q3 के जो नंबर्स है कंपनी में, उसके बारे में चर्चा करनी है। और एक बड़ा इवेंट 19 तारीख को होने वाला है जनवरी में, यानी आज, उसके बारे में चर्चा करनी है। तो भैया, अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगा दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9:30 बजे हैं सुबह के 19 फरवरी के, स्टॉक लगभग फ्लैट से ट्रेड कर रहा है। और आईडीएफसी में ना, अगर मैं आपको बताऊं, पिछले काफ़ी दिनों से, आप 1 महीने से आप देखेंगे स्टॉक 2 रुपये ऊपर नीचे गया। देखिए, नीचे जो गया 79.60 और जो हाई बनाया है 84.35, वरना स्टॉक यहीं पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ठीक है, ये तो रिजल्ट आने के बाद की गिरावट है। और इसने पिछले 1 साल के अंदर अपने निवेशकों को मोर देन 50% का रिटर्न दिया है। और देखें, स्टॉक एक शानदार रैली दिखाया यहाँ पे, और उसके बाद से आप देखेंगे तो और ऊपर जाते हुए, इसके बाद जब गिरा उसके बाद यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया दोस्तों। ये देखिए, ठीक है, एक शानदार रैली का टाइम आया था स्टॉक का, जो उसने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई, फिर एक गिरावट दिखाई। क्यों? देखिए, ऑलमोस्ट तमाम जो पॉजिटिविटी थी वो यहाँ पे प्राइस इन हो गई थी, फिर ये गिरावट हुई, और अब स्टॉक इसी एक बेस पे, जो नीचे है 80 रुपये और ऊपर है 90 रुपये, इसी के कंसोलिडेशन बेस में आपको ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक कंसोलिडेशन फेज कब से चल रहा है आप देखें तो ये रहा आपका अक्टूबर, और आज आपका आ गया ये फरवरी, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। पिछले 5 महीने में आप देखें स्टॉक, आपको बताऊं तो स्टॉक लगभग आपको जहां था लगभग उसी के ऊपर नीचे एक 10 रुपीज़ की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर चीज़ें होती भाई साहब Q3 के नंबर्स के आने की। जी हाँ, कंपनी Q3 के नंबर्स लाई, थोड़ी देर में बताऊंगा उस पर क्या चर्चा हुई है। लेकिन समझिए, इस स्टॉक के ऊपर ही नहीं, तमाम जो बैंक स्टॉक्स है उसमें मैं पिछले काफ़ी समय से एक बात कह रहा हूँ कि भाई देखिए, अब जो निम्स आना था ना, निम्स यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो आने थे, वो पीक आउट होते आपको दिखाई देंगे तमाम बैंक्स के अंदर, चाहे वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, ये तमाम बैंक्स हो, आपको निम्स हर जगह पे अब आप कह सकते हैं ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बता दूं, अब जो रिजल्ट आने शुरू हुए Q3 में, हर जगह या कमेंट्री में आपको सुनने को मिल रहा हो कि भाई हाँ, आप ये सही कह रहे हो, थोड़ा सा प्रेशर में अब ये जो हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो होते दिखाई देंगे। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने दोस्तों, अब आप इसे कह सकते हैं कि कंपनी का जो एक रिटेल निवेशकों को लेकर के, जो रिटेल निवेशकों का इस बैंक को लेकर के यूफोरिया था, वो अपने आप में बहुत शानदार था। और देखिए, मैं जब कहता हूं ना कि इस प्रकार की एक तरफा जब रैली चले, और आप अक्सर में सुनते होंगे भैया 100 रुपये एक बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, 50 रुपये बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये नंबर 80 लोग, एक बड़े 80 या 50 जो जीरोज में रहते हैं, वो एक छोटा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। वो इसीलिए रहता है दोस्तों क्योंकि आप देखें, जब एक यूफोरिया बना और स्टॉक में एक बहुत ही शानदार रैली हुई, और ये रैली आप देखें तो अगर हम निचले स्तरों पे देखें तो ऑलमोस्ट ये 88.06% की रैली थी। ठीक है, वो भी मात्र आप कह सकते हैं 6 महीने के अंदर। ठीक है, और स्टॉक 100 रुपये एक, फिर नीचे आया, फिर ये दूसरा 100 रुपये के आसपास 97, फिर एक गिरावट दिखाने लगा। तो भैया, ये जो एक बड़ा रेसेस रहता है ना, ये यूफोरिया क्रिएट करता है, और ना जाने कितने निवेशक इस पूरे क्षेत्र में आपको फंसते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, और भाई साहब, फिर आता है Q3 के नंबर्स। अच्छा, नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं थे। अगर एज ए इन्वेस्टर परस्पेक्टिव में बात करूं, आपको मैं ज़रा दिखाता हूं कुछ चीज़ें यहाँ पे। हाँ, मैं नीचे से लेकर के चलता हूं। क्वार्टरली नंबर्स आप देखें, 7,880 करोड़ का बिजनेस हुआ है, जो 1 साल पहले मात्र 5,912 करोड़ का बिजनेस था। यानी भैया आपका बिजनेस ना गिरा है ईयर ऑन ईयर।
ठीक है, माफ कीजिएगा, बढ़ाए हुए मल्टीफोल्ड ईयर ऑन ईयर, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बड़ी जबरदस्त जंप देखने को मिल रही है। ठीक है, इवन आप कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो 0.99 से आपको जो ईपीएस है 1.04 हो गया। लेकिन याद रखिए, अब आप कौन से आप ऐसे ग्रुप में आते नहीं पता, जब भी बैंक्स के नंबर देखा जाते हैं ना दोस्तों, जब भी बैंक्स देखे जाते हैं ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे जाते हैं, ना कि ईयर ऑन ईयर। ठीक है, वो निवेशक जो इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे थे, ईयर ऑन ईयर देख रहे थे, उनको तो ये नंबर बहुत अच्छा लगा था। लेकिन ज़रा मैं आपको रियलिटी चेक करा दूं, आप देखें तो बिजनेस तो आपका काफ़ी अच्छा हुआ। ठीक है, लेकिन आपका नेट प्रॉफिट देखें 747 करोड़ से घट के 732 करोड़ हो गया। 1 रुपये 11 पैसे की जो ईपीएस थी वो घट करके भैया 1 रुपये 4 पैसे में आ गई। और इसके साथ साथ जो इससे भी बड़ा मैं ब्लंडर बताऊं, जो निवेशकों को शायद नहीं पता हो, ठीक है, वो क्या था, जो आप कह सकते हैं वैद्यनाथन साहब हैं, वी वैद्यनाथन साहब जो हैं, उन्होंने ये कह दिया कि भैया जो वे फॉरवर्ड है, यानी आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वहां पर हमारी जो ग्रोथ है ना, वहां शायद आप ये नहीं कह सकती कम होती दिखाई देगी, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं जो हमको दिख रहे हैं। कंपनी ने कहा कि भैया जो हमारा आरओए था उसको हम जिस प्रकार से आगे लाना था हम नहीं ला पाए। हमारा जो ओपेक्स है, यानी कि जो हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट है, ये थोड़े एलिवेटेड रूप में है। हमारे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहने वाले हैं नेम्स, ये थोड़े से शायद प्रेशर में आपको आते हुए दिखाई देंगे। और ये तमाम बातें भले ही सच्चाई वाली बातें थी, और एक देखिए ये क्वालिटी मैनेजमेंट की होती है कि भैया मैनेजमेंट ने आने वाले समय में कोई बहुत ज़्यादा अंधेरे में नहीं रखा अपने निवेशकों को। वो आप कहते हैं ना, एक सुनहरे सपने नहीं दिखाए फॉल्स कि भैया अब तो और ज़्यादा रैली होगी, और ज़्यादा रैली होगी, क्योंकि उससे होता ही है दोस्तों, फिर स्टॉक इतना ज़्यादा भाग जाता है ना, और जो रिटेल निवेशक होता है खासकर वो यहाँ पे फंस जाते हैं। अब भाई देखिए 20 रुपये 100 रुपये से स्टॉक गिरना शुरू हुआ, 80 रुपये में आके इवन 79 रुपीज़ पॉइंट समथिंग पैसे में स्टॉक एक बार आया था। यानी ऊपरी स्तरों से 20% का वो ब्रेकडाउन ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, और जो Q3 के नंबर्स आए वो भाई साहब कुछ ऐसे नंबर तो नहीं थे कि आपको एक बहुत ही बुरा किस्म का नंबर दिखाई देखने को मिलता। ठीक है, ये चीज़ें तो नहीं थी, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपना बहुत सारी चीज़ें प्राइज इन हो चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं क्या, जो मैं 19 तारीख की बात कर रहा था। देखिए आज है क्या, आज है दोस्तों 19th ऑफ जैन। ठीक है, 19th ऑफ, माफ कीजिएगा जैन बोल रहा हूँ, 19th ऑफ फरवरी। ठीक है, आज HDFC बैंक की ना एनालिस्ट मीट है दोस्तों। क्या है? एनालिस्ट मीट। और ऐसे में देखिए HDFC बैंक ना एक दशा निर्देश दिखाता है बैंकों के लिए। अगर HDFC बैंक ने आज के एनालिस्ट मीट में ये कह दिया कि भाई साहब देखो एक चीज, जो हमारा जो आप कह सकते हैं जो ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर है वो आने वाले समय में एक बड़े प्रेशर से गुजरने वाला है ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को, क्योंकि देखिए इस एनालिस्ट मीट में वर्ल्ड के बड़े बड़े आप कह सकते हैं एनालिस्ट लोग बात करेंगे, उनसे चर्चा होगी बैंक की। और उसमें अगर बैंक ने कह दिया कि भैया जो आप ये स्लो डाउन देख रहे हैं हमारे बिजनेस पे, या आप जो इश्यूज देख रहे हैं वो आने वाले समय परसिस्टेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई साहब आपको एक चीज़ मैं समझा दूं कि जो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर है वो थोड़ा सा वीक होने वाला है। जिस प्रकार की ग्रोथ पिछले काफ़ी समय से हमने देखी है वो अब थोड़ी हटती हुई दिखाई देगी, आपको हटती हुई दिखाई देगी। तो देखिए इसका ना पॉजिटिव असर आपको कहाँ मिलेगा? आपको HDFC बैंक में मिलेगा। किस में मिलेगा? HDFC बैंक में मिलेगा। HDFC बैंक में क्यों मिलेगा? और देखिए जब मैं HDFC बैंक कहता हूँ सिर्फ HDFC नहीं, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जो लार्ज कैप्स बैंक है, SBI, क्योंकि जब भी बुरा वक्त आता है ना दोस्तों, तो जो बड़े बैंक्स रहते हैं वो बहुत तेज चलते हैं, क्योंकि भैया उनके पास वो क्षमता होती है, उनके पास वो कस्टमर बेस होता है, उनके पास वो एसेट क्वालिटी होती है, उनके पास वो कैश होता है कि वो 2-3-4 क्वार्टर के अगर खराब जो भी आप कह सकते हैं क्वार्टर अगर रहेंगे उसे झेल सकते हैं। लेकिन उनका नेगेटिव असर पड़ता है ग्रोथ बैंक्स में, जैसे भाई साहब IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है, जैसे फेडरल बैंक, ठीक है, फेडरल बैंक, ऐसे बैंकों में एक बहुत नेगेटिव असर पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो आज का जो दिन होने वाला है ये एज अ इन्वेस्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आप ध्यान में रखें जब भी इस प्रकार के बैंक्स में आप करेंटली अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत सारे सवालों के जवाब इस एक वीडियो में आपको मिल चुके होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी चैनल को वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है।
जय हिंद।